जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उन खबरों पर बात करने वाले जो मैंने स्ट्रीम मीडिया में या तो दबा दी जाती है या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं जाती। हाल ही के घंटों में जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी कई बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं जिनका सीधा असर भारत की विदेश नीति, सुरक्षा और आने वाले फैसलों पर पड़ सकता है। इसीलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर सख्त बयान दिया और भारत पर टैरिफ बढ़ाने की खुली धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे इंसान हैं और उन्हें यह बात पहले से पता थी कि ट्रंप खुश नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें खुश रखना भारत के लिए जरूरी है और अगर भारत रूस के साथ ट्रेड जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि दोस्तों वह भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से बढ़ाकर 70 या फिर 80% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब खबरें चल रही हैं कि कुछ टैरिफ्स 500% तक भी जा सकती है। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े एक्शन लिए और वहाँ की स्थिति तेजी से बदलती। इससे यह भी साफ होता है कि ट्रंप इस समय काफ़ी आक्रामक मूड में है और आर्थिक दबाव को हथियार की तरह इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रही। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम अपडेट सामने आती है जो सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अचानक वेनेजुएला में अपनी इंटरनेट सेवाओं को एक्टिव कर दिया। पहले वेनेजुएला में स्टारलिंक की सर्विस मौजूद नहीं थी, लेकिन अब कंपनी ने घोषणा की है कि अगले 1 महीने तक वेनेजुएला के लोगों को फ्री सैटेलाइट इंटरनेट दिया जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इतनी तेजी से किसी देश में सैटेलाइट इंटरनेट का एक्टिव होना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या बिना किसी देश की सरकारी अनुमति के भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट पहले से ही इस इलाके को कवर करी और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट सर्विस तुरंत ही चालू की जा सकती थी। यही बात कई देशों के लिए एक नया सिक्योरिटी रिस्क बनकर सामने आ रही है। यहीं से यह सवाल उठता है कि अगर भविष्य में किसी देश में बिना अनुमति सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया तो उस देश की आंतरिक सुरक्षा और डाटा संप्रभुता पर कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इस खतरे को लेकर अब कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट खुलकर चिंता जता रहे। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस से जुड़ी अहम हलचलों की। यूरोप और नाटो के भीतर अगर कोई देश अमेरिका को आंख बंद करके फॉलो नहीं करता है तो वह फ्रांस है। बीते वर्षों में कई बार देखा गया है कि फ्रांस ने अमेरिकी नीतियों का खुलकर विरोध किया है, खासतौर पर डिफेंस डिटेल और मिलिट्री इंटरवेंशन के मामलों। यही वजह है कि अमेरिका और फ्रांस के रिश्तों में अक्सर तनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन वेनेजुएला के हालिया घटनाक्रम पर फ्रांस ने अमेरिका का खुलकर विरोध नहीं किया। इसी बीच खबर सामने आती है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नए साल 2026 की पहली इंटरनेशनल विजिट पर फ्रांस पहुंचे। ये दौरा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक के बीच हो रहा है और इसे केवल एक रूटीन विजिट नहीं माना जा रहा है। एक्सपर्ट इसे वेनेजुएला संकट और बदलते ग्लोबल पावर बैलेंस से जोड़कर देख रहे। फ्रांस के बाद विदेश मंत्री जयशंकर लग्जमबर्ग भी जाएंगे, जहां यूरोपियन यूनियन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। माना जा रहा है कि भारत इस दौरे के जरिए यूरोप के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश करें ताकि अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच विकल्प खुले। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट भारतीय सेना से जुड़ी हुई सामने थी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के रिश्तों में फिलहाल स्थिरता नहीं है और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी हुई। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख की यह यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान मिलिट्री कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। भारत की कोशिश है कि पश्चिमी एशिया में संतुलन बनाए रखा जाए क्योंकि दोस्तों वहाँ की किसी भी अस्थिरता का सीधा असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड रूट्स पर पड़ता है। अब चलते हैं भारत और बांग्लादेश से जुड़ी उस खबर पर जो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और प्रभावित कर सकती है।
भारत द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने ही देश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगाई। अब आईपीएल मैच बांग्लादेश के किसी भी टीवी चैनल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को लगता है कि इस फैसले से भारत और आईपीएल को नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों हकीकत इससे अलग है। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पहले ही बांग्लादेश की कंपनी टीपीएस को बेचे जा चुके। टी स्पोर्ट्स इन्हीं राइट्स के जरिए विज्ञापन की कमाई करने वाली थी। अब सरकार के फैसले से असली नुकसान उसी बांग्लादेशी कंपनी को होगा। इस फैसले से बांग्लादेश के दर्शकों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनका मनोरंजन बंद हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि अंतरिम सरकार और प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हालांकि मार्च के बाद चुनाव होने की संभावना है और अगर नई सरकार आती है तो हालात बदल सकते। भारत सरकार ने पहले ही बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं भारत और नाइजीरिया से जुड़ी उस खबर की जो काफ़ी गंभीर मानी जा रही। अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने एक इंडियन शिप एमवी अरुणा होले और उस पर मौजूद सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। नाइजीरियन अथॉरिटी का कहना है कि जांच के दौरान शिप ने 31.5 किलो कोकीन बरामद हुई, जो अलग अलग पैकेट्स में छिपा कर रखी थी। फिलहाल नाइजीरिया की जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस ड्रग्स का ओरिजिनल क्या है और इसके पीछे कौन से इंटरनेशनल नेटवर्क शामिल हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह नहीं होती है तब तक सभी भारतीय क्रू मेंबर्स को कस्टडी में रखने का फैसला लिया गया। भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर नाइजीरियन सरकार के साथ डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए लगातार संपर्क में, ताकि भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रह सके। अब अगली और बेहद संवेदनशील अपडेट भारत के कदर से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि पिछले साल कतर में इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को गिरफ्तार किया गया था। उस समय कतर की कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनी थी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के हस्तक्षेप से 7 वेटरन्स को सुरक्षित भारत वापस लाया गया था, लेकिन एक नेवी वेटरन्स कमांडर पुरंदू तिवारी को उस समय भारत लौटने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें जांच में सहयोग के नाम पर कतर में ही रोका गया था। अब इसी मामले से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है। कतर की कोर्ट ने पुराने जासूसी केस में माफी देने के बाद कमांडर पुरंदर तिवारी पर फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस चलाया और उसका फैसला भी सुना दिया। कोर्ट ने कमांडर पुरंदर तिवारी को 3 साल की सजा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और 3 साल की सजा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुने, यानी कुल मिलाकर 6 साल की जेल की सजा। इसके साथ ही कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया। रिश्वत के तौर पर दिए गए 10 मिलियन कतरी रियाल का डबल अमाउंट फाइनल के रूप में जमा कराने का आदेश दिया गया। इसके अलावा जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यू एडवांटेज के तहत मिला था उसका पूरा अमाउंट भी फाइनल के तौर पर जमा कराना होगा। भारतीय रुपए में यह कुल रकम करीब 195 करोड़ रुपए बताई जा रही। अब सवाल यह है कि अगर यह फाइनल जमा नहीं किया गया तो आगे सजा और भी बढ़ सकती। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि भारत सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि भारत सरकार कतर से अनुरोध करे कि कमांडर पुरंदर तिवारी की सजा भारत में पूरी करवाई जाए। हर 24 घंटे में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। कोई देश दबाव बना रहा है तो कोई देश अपने पुराने फैसलों से पलट रहा है। इन सबके बीच भारत के सामने लगातार नए चैलेंज खड़े हो रहे हैं। अगर आपको ऐसी अहम और गहराई से समझाई गई अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय भारत।